हेलो स्टूडेंट्स, पीजीबीपी का लास्ट केस लॉ का सेशन है ना। आज मैंने लास्ट सेशन में बोल दिया था आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीजीबीपी के जितने भी केस लॉस बचे हुए हैं हम उनको फिनिश करेंगे। और आज वो समय आ गया है कि हम उन केस लॉस को ओवर करें। कैसे ओवर करेंगे सर आप, हमें ये बताइए, कैसे ओवर करेंगे। इन टोटालिटी आपकी अब 6 या 7 आज केस लॉज हम स्टडी करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक ओवर। आपकी जो सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल की ये मोटे सी बुक दे रखी है आपको केस लॉज करने की, उसमें से पीजीबीपी तक आपका सारा का सारा ओवर हो जाएगा। देखा जाए क्या है जी सर। अगर हम बात करें केस लॉ की जो आज हम लोग करेंगे, उस केस लॉ का नाम है प्रिया विलेज रोड शो। ये केस लॉ जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। क्या बताया गया था इसमें, पहले हम केस को समझ लेते हैं कि आखिर था क्या इसमें। एक कंपनी है प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड, इसने ऑनगोइंग कंपनी है, कंटिन्यू है, कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। उसको शायद कोई नया प्रोजेक्ट लगाना हो या नया काम करना हो, उसने कहा कि भाई हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि भाई जो हम काम करने जा रहे हैं नया, दैट इज इन फेवर ऑफ अस और नॉट, दैट विल बी द प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग। ये बात कहीं ना कहीं उस कंपनी के दिमाग में चल रही थी। तो कंपनी ने अपना एक सर्वे किया, फिजिबिलिटी लाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करवाई। और फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करने के बाद कंपनी बिल्कुल खामोश, खर्च हो गया, लेकिन कंपनी ने उसके बाद उस प्रोजेक्ट को ही छोड़ दिया। अब हमें यह बताना है वेदर द अमाउंट एक्सपेंडेड बाय द कंपनी टुवर्ड्स feasibility study which has been conducted by the company itself is a revenue expenditure or not। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि कोई एसेट तो जनरेट हुई नहीं कंपनी के पास। अब हमें इसका जवाब देना है, तो जवाब देते हैं। जवाब आप सुन लीजिए कि कंपनी का ये खर्चा जो कंपनी ने फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट करने पे किया है, दैट इज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। दिस इज नॉट अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, दिस इज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ये कंपनी का रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। कंपनी ने कोई, भाई कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंपनी काम कर रही है, और अगर कंपनी काम कर रही है और उसने कोई फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करवाई है, दैट इज इन फेवर ऑफ द बिजनेस। ने इस तरह के ढेरों खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस में कि वो हमारा हो सकता है फ्रूटफुल नतीजा निकले या ना निकले, दैट इज अनदर मैटर, बट द एक्सपेंडिचर हैज बीन डन फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ द कंपनी इन टोटालिटी। तो कंपनी के बेनिफिट में किया गया है। वेदर द एक्सपेंडिचर इज फ्रूटफुल और फ्रूटलेस, दैट इज अनदर मैटर। उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि उसका हमें फ्यूचर में फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को वहीं बंद कर दिया, तो क्या इसको अब हमें एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और क्या लॉजिक दिया है कोर्ट ने, जरा उसकी बात कर लेते हैं। कोर्ट ने कहा है, HC ऑब्जर्व यानी हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट वेदर और नॉट अ न्यू बिजनेस एसेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस वुड बिकम अ रेलिवेंट फैक्टर। ये कोई रेलिवेंट फैक्टर नहीं है कि एक नई एसेट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। नॉट, नहीं, बिल्कुल 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 सही है। Since the feasibility study were conducted by the SSC for the existing business with a common administration काम वही है। भाई मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं भी डिफरेंट डिफरेंट की फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करता रहता हूँ। क्या ये मेरे लिए अच्छी बात है, नहीं है, क्या ये हमें आगे फायदा देगी नहीं देगी, इस तरह से फिजिबिलिटी। और अगर उस पर मैंने कुछ खर्च कर दिया तो वो तो हमारे बिजनेस के कॉमन इंटरेस्ट में है ना। इन द सेम वे, तो कहता है बाय द एसएससी फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस विद अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमन फंड एंड द स्टडीज वेयर अबंडेंट। उसको वहीं बीच में छोड़ दिया गया, खर्च हो गया,
कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमन फंड लगा और उस स्टडी को हमने बीच में ही रोक दिया. Without creating a new asset, that expenditure were of revenue nature. If there is no creation of new asset, then the expenditure incurred would be of revenue nature. That's it. This is the final decision. Priya Village रोड शोज. इज इट क्लियर जी. आते हैं एक नए केस लॉ पर. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. ये राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन है. अब मान लेते हैं एक डैम बना हुआ है. डैम मतलब जानते ही हैं, बांध. अब बांध से पानी आता है, बांध से पानी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर वो बांध टूट जाए तो हमारा बिजनेस कितने जाएगा. अच्छा, भगवान न करे ऐसा हो. अब उस डैम का हम यूज कर रहे हैं, वहां से हमारे बिजनेस को सप्लाई हो रही है वाटर की. अब वो डैम मेरा नहीं है, वो पब्लिक का है, पब्लिक का पार्ट मैं हूं. अब मैंने क्या किया, जरा ढंग से सुने, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी बात करते. कैन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अल्ट्रेशन ऑफ अ डैम विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. Now I am the SSE, I am a company, Hindustan Zinc Limited. I am Hindustan Zinc Limited. I have made an alteration of the dam. And that dam is not owned by me, it is owned by government to ensure adequate supply of water. ताकि इस चीज को हम एश्योर कर सके कि हमको जो वाटर की सप्लाई हो रही है दैट इज इन स्मूथ वे. वाटर फॉर द स्मेल्टर प्लांट ओन्ड बाय द एसएससी बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉट. बिल्कुल अलाउ करेंगे. इट्स 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एचसी ने क्या ऑब्जर्व किया, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर कॉमर्शियल एक्सपेडिएंसी रिलेट्स टू कैरिंग ऑन द बिजनेस. ये हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट में है कि हम इस तरह के खर्चे को बियर करें. बिल्कुल सही है. द एक्सपेंडिचर इज ऑफ सच नेचर विच अ प्रूडेंट बिजनेसमैन में इनकर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस. बिल्कुल सही है. एक दूरदर्शी बिजनेसमैन बिल्कुल ऐसा काम करेगा. अगर मेरे घर के बाहर की रोड टूटी हुई है तो मैं कल उसको रिपेयर करवाऊंगा. अरे नहीं, लेकिन अगर मेरा बिजनेस होता है, उस रोड से मेरी गाड़ियां आती जाती हैं, और अगर उस रोड को मैं थोड़ा अल्ट्रेशन करवा दूं तो इन टोटलिटी आई विल बी बेनिफिटेड ऑल्सो एज वेल गवर्नमेंट. हमें उससे क्या मतलब, गवर्नमेंट बेनिफिट ले रही है, आने वाले जाने वाले पब्लिक बेनिफिट ले रही है. आई एम टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट and that is in the interest of my business also. और अगर ये मेरे बिजनेस इंटरेस्ट में है, then such type of expenditure will be allowed as a expenditure as a revenue nature. Is it clear? जी सर. ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का केस था. प्रिया रोड शो लिमिटेड में आपने देखा किस तरह का खर्चा, जो फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट करवा रहा था, बीच में स्टडी को उसने अबंडन कर दिया. वो बताना था वो रेवेन्यू है या कैपिटल है, या जबकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई थी, तो वो रेवेन्यू नेचर माना गया. इन द सेम में हिंदुस्तान जिंक ने, उसने एक डैम को अल्ट्रेशन करवा दिया. जिंक का काम है, बड़े लेवल का काम है, उसके पास पानी की सप्लाई एश्योर्ड होनी चाहिए. उसने उसका अल्ट्रेशन करवा करके अपने पानी की सप्लाई को एश्योर कर लिया. तो उसके बिजनेस के फायदे की चीज है, अलाउड होगा, बिल्कुल अलाउड होगा. केस नंबर 3 की बात करेंगे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. हिमाचल प्रदेश का ये केस है. फार्मास्यूटिकल का केस है, तो बट ऑब्वियस है, इसका फैक्ट यही है कि एक कंपनी है, नाम सामने नजर आ रहा है, एक इंडस्ट्री है, कंपनी है. इस कंसर्न ने क्या किया, इस कंसर्न ने डॉक्टर्स को रेफरल फीस दी. और अगर आपने मेरा पीएम किया हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन करने के बाद अगर आप केस लॉस पर आ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इस तरह का केस लॉ मैंने बताया हुआ है. और सोचो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो अगर वहां पर आपने कर रखा है, देन आई डोंट थिंक सो दैट अगेन यू विल फील एनी प्रॉब्लम एट ऑल. नॉट एट ऑल. सर जी आप बोलिए मत, आप छोड़ दीजिए इसको, हम लोगों ने कर लिया. लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो सुन लें.
कि कई लोग करते क्या है, डायग्नोस्टिक वाले या जो कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां बनाई जाती हैं ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो इन लोगों ने किया क्या कि डॉक्टर्स से अटैचमेंट किया, डॉक्टर्स को रेफर किया कि भाई आप मेरी कंपनी की दवा लिखिए, तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, हम आपको इतना रेफरल फीस देंगे। जितने भी नर्सिंग होम वगैरह हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। अब चाहे आप उनको ब्राइब समझ लीजिए, कमीशन समझ लीजिए, रेफरल फीस समझ लीजिए, है तो गलत। डॉक्टर का तो काम है बिना किसी पार्शियलिटी को किए एक सही दवा प्रेस्क्राइब करना, लेकिन हम लोग आजकल जानते हैं कि नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। इसको इल्लीगल कहा गया है। क्या कहा गया है? इल्लीगल कहा गया है। इवन डॉक्टर्स एसोसिएशन या डॉक्टर्स के ऊपर जो एक्ट लगता है, वो एक्ट का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। उनके एक्ट के हिसाब से भी इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002, इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 के हिसाब से दिस इज एन इलीगल एक्टिविटी इफ अ कंपनी और अ कंसर्न is going to pay the amount to the doctor for the purpose of prescribed the particular medicine, either in way of commission, gift, schemes, holiday schemes, gift of car, gift of hospital, whatever the case is, illegal है। कंपनी इस खर्चे की छूट कहां से लेगी? इलीगल खर्चों की छूट कंपनी ले सकती है? मैं किसी डॉक्टर को 10 लाख रुपए देता हूं, मैं कहता हूं कि आप मेरे दवाओं को प्रिस्क्राइब करिएगा मेरी कंपनी को, और मैं 10 लाख की अपने बिजनेस में एज एन एक्सपेंडिचर दिखा दूं और गवर्नमेंट कहेगा कि हाँ हाँ छूट ले लो। ऐसे कैसे होता है भाई? ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये इलीगल है। इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 के हिसाब से भी ये इलीगल है। क्या करें? डिसअलाउ कर दो सर जी, सोचना क्या है। चल, कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड, सेम वही है। चाहे आप गिफ्ट हो, ट्रेवल फैसिलिटी हो, हॉस्पिटलिटी हो, कैश हो, मॉनिटरी ग्रांट हो, कुछ भी हो, आप रेफरल फीस के नाम पर अगर आप देते हैं कोई अमाउंट डॉक्टर्स को, तो वो इलीगल होगी। सेम केस लॉ है। हम आगे बढ़ते हैं। एचजे फॉर्गिंग लिमिटेड, केस क्या था जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। इस केस में ये था कि एक डायरेक्टर था, डायरेक्टर ने अपने बच्चे को आउटसाइड इंडिया पढ़ने के लिए भेजा, और जितना उसके ऊपर हायर स्टडी पर एक्सपेंडिचर हुआ उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर शो कर दिया गया और उसकी डिडक्शन मांगी गई। एओ ने मना कर दिया, कोर्ट पर पहुंचा ये केस। तो कहा यह गया कि भाई अब ये बंदा जब पढ़ करके आएगा, है तो डायरेक्टर का बेटा, लेकिन जब पढ़ करके आएगा तो हमारे ही बिजनेस में, हमारी इंडस्ट्री में एज अ ट्रेनी काम करेगा और हमारे बिजनेस को ढेर सारे फायदे देगा। ये लॉजिक दिया गया। लेकिन आप ये बताइए, क्या ऐसा सबके बच्चों के साथ होता है या स्पेशली डायरेक्टर के बच्चों के साथ होता है? पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, क्या ये कंपनी की नॉर्मल पॉलिसी है क्या कि किसी के बच्चे को आप आउटसाइड इंडिया भेजें और उसकी हायर स्टडी पर एक्सपेंडिचर करें और इस उम्मीद पर कि वो आएगा हमारे बिजनेस को ढेर सारे फायदे देगा? अगर ये हायर स्टडी रिलेट करती डायरेक्टर से या किसी वर्किंग एम्प्लॉय से, तब तो बात समझ में आती दैट ही इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ही इज गोइंग आउटसाइड टू गेट द बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर अवेयरनेस और द बेटर स्टडी और एजुकेशन। लेकिन यहां पर यह बात कहीं सेट नहीं होती कि डायरेक्टर का बेटा है, वो आउटसाइड इंडिया जाएगा, उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, द कंपनी विल बियर दोज एक्सपेंडिचर एंड द सेम विल बी अलाउड टू द कंपनी एज एन एक्सपेंडिचर। गलती मत करना। कौन सा रिलेशनशिप है डायरेक्टर के बच्चे का और कंपनी के बीच में? ना, कोई मतलब नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आपकी ऐसी नॉर्मल पॉलिसी है और क्या उस पॉलिसी के तहत ऐसा किया गया है? क्या दूसरे के बच्चों को भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करवाया जाता है और भेजा जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं।
क्या आपने उस बच्चे का पहले अपॉइंटमेंट कर लिया है और अपॉइंटमेंट के बाद उसको हायर स्टडी करने के लिए भेजा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। काहे की छूट ले रहे हो भाई? काहे की छूट ले रहे हो? ये डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। It was observed that there was no evidence on record to show that any other person at any point of time was appointed as trainee or sent abroad for higher education. और आज तक ऐसा हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है। Further, the appointment letter to the director neither had any reference number nor was it backed by any previous application by him. बता दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि देयर वॉज नो एनी नेक्सस बिटवीन द एजुकेशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड फॉर द डायरेक्टर्स सन एंड द बिजनेस ऑफ द एसएससी कंपनी, देयरफॉर द अफोरसेड एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट देखिए, शांति भूषण का केस है। ये शांति भूषण का केस दिल्ली हाई कोर्ट से है। क्या है इस शांति भूषण के केस में? और अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल कर रखा है तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, और इसके पहले भी मैंने एक जगह इसको रेफर किया हुआ है। एक वकील साहब थे, उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, और जब हार्ट की सर्जरी हुई 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च हुआ हार्ट की सर्जरी पर, वापस आए तो उन्होंने कहा ये तो मेरे प्रोफेशन के प्रॉफिट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत कर ले रहा हूं, मेरे बिजनेस का फायदा बढ़ गया है, तो एक काम करो इस खर्चे को एज अ डिडक्शन ले लेते हैं ना। मैंने याद होगा मना किया था आपको जब मैंने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है। तो वहां पर ये कहा गया था, और यहां पर भी वही है, केस वही है, कहानी वही है, कि अगर हार्ट सर्जरी पर किसी प्रोफेशनल बंदे ने हार्ट सर्जरी पर एक्सपेंडिचर किया है और हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए और वो वापस अपने प्रोफेशन को करता है, तो पहले से ज्यादा मेहनत करेगा, पहले से ज्यादा एफिशिएंट वे में काम करेगा और पहले से ज्यादा कमाएगा। तो वो जो एक्सपेंडिचर किया है, वेदर दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेदर इट शुड बी अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, कहा गया नहीं, ऐसा एक्सपेंडिचर बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह अलाउड नहीं किया जाएगा। पहला रीजन, क्या कभी आपने उस हार्ट को अपनी एसेट साइड में दिखाया था? अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो नहीं दिखाया था। हार्ट को, लंग को कहां से दिखाएंगे? फेफड़े वेफड़े नहीं दिखाए जाते अपनी बैलेंस शीट में। तो जब नहीं दिखाए जाते तो पहली चीज तो डेप्रिसिएशन के बारे में आप बात मत करना। रही बात आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की, हार्ट का कितना परसेंटेज आप अपने बिजनेस में लगाते हो दिन भर में? हार्ट का कितना परसेंटेज आप सोचने में लगाते हो बाहर में? हार्ट का कितना परसेंटेज आप घर में और बच्चों को देते हो? नहीं बता सकते। ये तो फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू born and till the death it will work, and you are just going to expend it. If you are just going to make any expenditure towards the purpose of maintaining it, and you cannot bifurcate, you cannot decide that how much amount or how much percentage of this heart is to be used by you personally or professionally or any other purposes too। जब आप ऐसा कुछ बता ही नहीं सकते तो आपको इस बिजनेस, आप डायरेक्ट नेक्सस डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं कर सकते इस हार्ट की अपने बिजनेस के साथ, आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखते हैं क्या है। Can the expenditure incurred on heart surgery of an SSC being a lawyer by profession be allowed as business expenditure under section 31 by treating it as a current repair? Current repair, considering heart as plant and machinery okay, or under section 37 by treating it as an expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of business or profession। या तो आप हमको section 31 में छूट दे दो कि प्लांट एंड मशीनरी की तरह ये काम करता है और इसकी हम छूट चाहते हैं, रिकरेंट रिपेयर मेंटेन करने के लिए किया गया, और दूसरा हम इसको या तो अगर आप 31 में नहीं दे सकते तो 37 में छूट दे दो। Though the definition of plant as per the provision of section 43(3) is inclusive in nature, such plant must have been used as business tool, which is not true in case of hurt. Therefore, the hut cannot be said to be planned for the purpose of business or profession according to section. The said expenditure must be incurred wholly and exclusively for the purpose of ठीक है। No direct nexus between the expenditure incurred by the SSC on the heart surgery and his efficiency in his professional field।
आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं लगा सकते। पहली बात तो आप आज तक आपने बैलेंस शीट में दिखाया नहीं, तो आप उसमें डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर सकते, एज एन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 31 ले नहीं सकते। जहां तक सेक्शन 37 की बात है, आप रिलेशनशिप नहीं बता सकते दोनों में कि कितना परसेंटेज हार्ट का आप बिजनेस में यूज करते हैं, कितना आप बाहर यूज करते हैं, और कितने एफिशिएंट होकर कब कब यूज करते हैं नहीं बता सकते। और ये हार्ट तो गॉड गिफ्टेड है, इसका हम यूज इस तरह से नहीं बता सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक, ठीक है। नीलावती एंड अदर्स एक और केस ला है, केस लॉ नहीं, केस ला, क्या ला, केस ला। नीलावती एंड अदर्स कर्नाटका का केस लॉ है। हमने पुलिस को, मेरा एक सिनेमा हॉल चलता है और मैंने पुलिस को एक घूस दे दी, बोलने में भी घूस दे दी, मैंने पुलिस को घूस दी, या मैंने गुंडा जो होते हैं मवाली, उनको मैंने कुछ पैसा दिया, भाई मेरी हिफाजत करना। हिफाजत कैसे, मतलब हमें मार मत देना, बस मेरी हिफाजत यही है, ठीक है ना। अगर कोई एसएससी किसी गुंडा मवाली, या अब उसके साथ मैं जोड़ रहा हूं पुलिस, जो कि गलत है, पुलिस को कुछ इस तरह का अमाउंट देता है ताकि उसका प्रोटेक्शन हो सके, जो कि एक तरह से लीगल नहीं है, तो क्या इलीगल एक्सपेंडिचर का आप डिडक्शन ले सकते हो? कहा गया ना बाबा ना, नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। बिल्कुल आप किनारे कर दें दिमाग से। पॉइंट नंबर 6, ये भी हम बता चुके हैं, ये आपका ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। क्या है इस केस में, जरा वो भी देख लेते हैं। कहा गया वर्किंग पार्टनर्स जो मेरे यहाँ काम करते हैं, अगर हम उनको सैलरी दें, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पे द रेम्यूनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर, आई एम एन एसएससी, आई एम अ फर्म, and there are 4 to 5 partners, and all of they are working, and if any firm pays remuneration to their partner who are working, whether the amount of remuneration can be disallowed on the basis of a section 40 small, it can be 40 capital A। क्या ये जो हमने सेक्शन 40 स्मॉल बी के हिसाब से रिम्यूनरेशन दिया है, क्या असेसिंग ऑफिसर ये बोल सकता है कि जो आप सेक्शन 40 बी के हिसाब से रिम्यूनरेशन दे रहे हो, द लिमिट विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, नाउ इफ इट फील्स unnecessary or excessive or unreasonable, now on that basis the assessing officer has power to disallow it, whether it is possible। भाई लॉ एक जगह कहता है सेक्शन 40 स्मॉल बी में कि आपकी ये लिमिट है, आप इतना रिम्यूनरेशन अपने वर्किंग पार्टनर्स को दे सकते हो। ऑन द अदर हैंड देयर इज सेक्शन 40 कैपिटल ए, 40 कैपिटल ए क्लियरली सेज इफ असेसिंग ऑफिसर फाइंड दैट एनी अमाउंट is unreasonable which is paid by the firm is unreasonable or excessive, then the unreasonable portion or excessive amount can be disallowed by the assessing officer। Now this is the power, discretionary power given to the assessing officer, whether it should be disallowed, लिमिट में है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 40 कैपिटल ए में एक पावर दिया गया है। 40 स्मॉल बी कहता है, 40 स्मॉल बी कहता है कि ये अमाउंट आप अपने पार्टनर्स को दे सकते हैं एज अ रिमनरेशन, और अगर हम उसको रिमनरेशन उसकी लिमिट के हिसाब से देते हैं, तो क्या दूसरी तरफ से सेक्शन 40 कैपिटल ए में असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग सकता है कि जो आपने रिमनरेशन दिया वो एक्सेसिव है? नहीं लग सकता, नहीं दे सकते हैं? मतलब असेसिंग ऑफिसर को नहीं लग सकता, नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये कि असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो रिमनरेशन दे रहे हो ना पार्टनर्स को, दैट इज इक्वली अलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। ठीक, केस लॉ नंबर 7 है KLN एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका।
क्या है इसमें बताऊं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या डिसीजन था, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं, जो केस लॉ था हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस बैलेंस शीट में लोन के बारे में कहा गया, बैंक लोन, प्रिंसिपल एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो था वो था आपका 441 का, और 193 का आपका था। कुल मिलाकर के इतना आउटस्टैंडिंग था। अब एसएससी केएलएन एग्रोटेक ने क्या किया, बैंक के पास गया और इसने बैंक से कहा भाई हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में आना चाहते हैं, ओटीएस स्कीम में आना चाहते हैं। हम आपका एक लमसम में अमाउंट पेमेंट करना चाहते हैं, कान पकड़ते हैं, आगे से लोन नहीं लेंगे, देख चुके भुगत चुके। नाउ अंडर द ओटीएस स्कीम ही इज रिक्वायर्ड टू पे इन टोटालिटी 379 lakhs। कितना? 379 lakhs। बात खत्म। अब हुआ क्या, इस केस में एक अजीबो गरीब मोड़ आया। एसएससी कहता है कि भाई इस 379 में से, इस 379 में से मैंने 193 का इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट की वो कहता है हमें छूट दे दो। बचा कितना अमाउंट? 193 अगर निकाल दिया जाए तो बचा उसका 7, 107, 187। कितना? 187। यानी जो उसने पेमेंट किया है ओटीएस में, वो इंटरेस्ट से माइनस करना चाहता है 193, और प्रिंसिपल अमाउंट से एडजस्ट करना चाहता है ये 186। कहा गया कि प्रिंसिपल आपको पेमेंट करना था 441, आपने 186 में निपटा दिया। एसएससी कहता है मैंने निपटा दिया, तो हमें फायदा कितना हुआ टोटल मिला करके? एसएससी को जो मैं फायदा बता रहा हूं वो बात ध्यान से देखेंगे। 255। ये वेवर है, वेवर ऑफ लाइबिलिटी, और जहां वेवर ऑफ लाइबिलिटी होती है तुरंत आपकी डीम्ड इनकम हो जाती है अंडर सेक्शन 41 में। कितनी? 255। एक तरफ वो कहता है मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन पेड मस्ट बी डिडक्टेड, एंड इंटरेस्ट इज फॉलोड बाय टू सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। तो 43B के हिसाब से उसने पेमेंट कर दिया, इज वेरी मच एलिजिबल एसएससी टू गेट द डिडक्शन देयर ऑफ। वो कुछ ऐसे बोलता है। तो इन टोटालिटी अगर देखा जाए तो फायदा कितना हुआ? 55 प्लस 6 7, 62 lakhs एक तरह से टैक्सेबल हो गया इनकम। देखो सामने है, ये पीएल है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? असेसिंग ऑफिसर ने कहा नहीं भाई वो तो इंटरेस्ट को एडजस्ट कर रहा है, हम तो प्रिंसिपल को एडजस्ट करने की सोच रहे थे। उसने क्या बोला? असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला कि भाई आउट ऑफ 379 हम पहले प्रिंसिपल को एडजस्ट करना चाहते हैं और बाद में जो बचेगा उसमें से एडजस्ट करना चाहते हैं इंटरेस्ट। हमारे हिसाब से उल्टा होना चाहिए, एसएससी तो अपना फायदा देखता है। हाई कोर्ट ने कहा अरे अकल के मारो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
मतलब पहले हम इंटरेस्ट से एडजस्ट कर लें, बाद में प्रिंसिपल से एडजस्ट कर लें, या पहले प्रिंसिपल से एडजस्ट कर लें, बाद में जो बचा वो इंटरेस्ट से एडजस्ट कर लें, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? जी सर जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरा देखें, प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना देना था भाई? 441 देना था, 379 दे दिया, इंटरेस्ट के नाम से जीरो एडजस्ट हुआ, तो इसका डिडक्शन, इंटरेस्ट के नाम से डिडक्शन जीरो। तो फिर अब वेवर कितनी हो गई लायबिलिटी सर, वो बताइए। लायबिलिटी वेवर हो गई तो डीम्ड इनकम हो जाएगी अंडर सेक्शन 4162। पहले भी रिजल्ट हमारा 62 था और अभी भी रिजल्ट हमारा 62 है। क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे आप वैसे ले लो, दोनों का आंसर सेम आएगा जी। तो अब आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा। तो एग्जाम में अगर इस पर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो घबराने की जरूरत न को। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, क्योंकि एग्जाम में इसके भी आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो आप पे करते हो, क्या वो सेक्शन 43 बी से गवर्न होता है? कहा गया नहीं। सेक्शन 43 बी में इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्न होते हैं, सेस ड्यूटी या टैक्स गवर्न होता है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स, सेस और ड्यूटी। It's a amount of that thing which has been consumed by the consumer. This is the normal purchase or sale of a commodity. So HCO observed that the provision of section 43B do not incorporate electricity charges. Electricity charges cannot be termed as fees. Therefore, non-payment of electricity charges would not disallowed under section 43B. अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट नहीं भी किया है तो भी आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि सेक्शन 43B के परव्यू में वो आएगा ही नहीं। दैट इज फुल एंड फाइनल फॉर टुडेज सेशन। नाउ आवर PGBPs all cases are over now. Now in the very next session we'll start the next one chapter, that is your capital gain, and after that we'll continue to complete our case laws. Thank you बच्चों।